अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल उर्दू हॉरर डायरीज़ में खुश आमदीद। आपसे गुजारिश है कि हमारी तमाम वीडियोस को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। शुक्रिया। रात का न जाने कौन सा पहर था जब अस्मा की आंख खुल गई। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसे हमेशा की तरह आज भी महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसे गहरी नींद से जगाया हो। उसने हाथ से माथे पे आया हुआ पसीना साफ किया और आहिस्ता से उठकर बल्ब का बटन दबा दिया। पल भर में पूरा कमरा रोशनी में नहा गया। उसने सुकून का सांस लिया, लेकिन यह सुकून भी आर्जी ही साबित हुआ। उसके कमरे की खिड़की जो कि बाहर की जानिब खुलती थी, वहां से खेत साफ नजर आते थे। उसने वहां नजर डाली तो वो खुली हुई खिड़की से उसे एक तारीक साया अंदर दाखिल होता हुआ दिखाई दिया। डर के मारे उसकी चीख निकल गई। वो आहिस्ता आहिस्ता कांपते होठों के साथ दुरूद शरीफ और आयतल कुर्सी का विर्द करने लगी। मेरे साथ ये पहली बार हरगिज नहीं हो रहा था। मुझे अच्छी तरह से आज भी याद है जब मैं 15 साल की थी और 9वीं जमात में पढ़ती थी। मेरे 2 भाई और हम 2 बहनें थीं। हम डेरा गाजी खान के करीब एक गांव में पैदा हुए थे। अब्बू गांव ही में खेती बाड़ी करते थे और मैं जिस गांव में पैदा हुई थी वहां ये बात ज़बान ज़दे आम थी कि इस गांव में जिन्नात का बसेरा है। मैं जिस बस्ती में रहती हूँ वहां भी तकरीबन हर दूसरे बंदे पर जिन्नात हैं। हमारी बस्ती के थोड़ा दूर मट्टी से बनी हुई एक कोठी थी जिसमें एक छोटा सा कमरा था जो मिट्टी से बना हुआ था और हमेशा बंद रहता था। उसके इर्द गिर्द ईंटों की दीवारें खड़ी की गई थीं और वहां किसी को जाने की इजाज़त ना थी। बड़ों का कहना था कि वो जगह बहुत भारी है और वहां किसी बहुत बुरे साए का बसेरा है, इसलिए वहां कोई औरत तो क्या मर्द भी जाने से डरते थे। वो जगह दिन में भी बहुत पुरस्रार लगती थी। बस्ती से थोड़ा दूर खेतों में वो कोठी वाज़े तौर पर नज़र आती थी। इर्द गिर्द खेत और दरमियान में वो कोठी। उस दिन ईद का दिन था। हम खूब तैयार होकर बाहर सैर को निकल गए। मेरे साथ गांव की और भी लड़कियां और मेरी बहन थी। हम घूमते घूमते पता नहीं कैसे उस जगह पहुंच गए, लेकिन किसी ने ध्यान न दिया। हम इस दरख्त के साए में बैठकर बातें करने लगे। इस दौरान हम जो मूंगफली लेकर आए थे वो खाने लगे। जब मूंगफली ख़त्म हो गई तो हल्की सी हवा चली। इस दरख्त के पत्ते ज़ोर ज़ोर से हिलने लगे। इस आवाज़ पर हमने ऊपर देखा तो सभी खौफ से लरज़ गईं। इस तरफ तो किसी ने ध्यान ही ना किया था कि आखिर हम कहाँ बैठे हैं। फिर हम सब ने आओ देखा न ताओ एकदम से भागना शुरू कर दिया और मैं इस कदर खौफज़दा थी कि पूरी जान लगाकर भागने की कोशिश कर रही थी कि अचानक एकदम ज़ोर से गिरी और मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने घर में थी। मैंने सुकून का सांस लिया। अस्मा, तुम्हें पता है तुम पूरे 2 दिन बाद होश में आई हो। हम सब कितना डर गए थे। जब तुम बेहोश हो गई थी गिर के तो मैं भागकर घर से अब्बू और मामू को बुला लाई थी और जब हम वहां पहुंचे तो तुम जमीन के बजाय ऊपर दरख्त पे लटकी हुई थी और तुम्हें अब 2 दिन बाद होश आ रहा है, मेरी बहन ने मुझे बताया। ये सब सुन के मैं बहुत डर गई, मगर फिर सब मुझे इतना खुश रखते कि मैं भूलती चली गई। फिर जब मैं 15 से 20 साल की हुई तो मेरी शादी तय हो गई। इस दौरान मैं बहुत खुश थी, मगर एक रात वो हुआ जो मैं सोच भी ना सकती थी। इस रात भी मैं अपने कमरे में अपनी छोटी बहन के साथ सो रही थी, क्योंकि बकौल अम्मा के अब मेरी शादी होने वाली है, इसलिए अकेली ना सोया करूं। रात का न जाने कौन सा पहर था जब खिड़की खुलने की आवाज़ आई और मेरी दोनों आंखें खुल गईं। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा और मैं डर से कांपने लगी, लेकिन मैं उठी और खिड़की के सामने जा खड़ी हुई। रात के अंधेरे में वो कोठी और दरख्त दिखाई दे रहा था और मैं उनको आसानी से देख सकती थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे अपनी जानिब खींच रहा हो। मैं आहिस्ता से मुड़ी और बिना पलकें झपकाए घर से बाहर निकलकर खेत की तरफ जाने लगी। इसके बाद मुझे तो कुछ याद ना रहा, लेकिन मेरी बहन ने मुझे बताया कि जब उसकी आंख खुली
تو اس نے کھڑکی سے مجھے کھیتوں کی طرف جاتے ہوئے دیکھا اور وہ سب کو جگا کر میرے پیچھے لے آئی۔ میں آہستہ آہستہ اس درخت کے نیچے گئی اور اس درخت کے گلے لگ گئی۔ گھر والے یہ دیکھ کر بہت ڈر گئے۔ سب نے مل کر مجھے اتنا زور سے کھینچا، مگر پتہ نہیں مجھ میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی کہ میں 1 انچ بھی نہ ہلی۔ پھر تھوڑی دیر بعد بیٹھ کر زمین پر میں زور زور سے ہنسنے لگی اور ہنستے ہنستے بے ہوش ہو گئی۔ کہا تو یہ گیا تھا کہ شادی ہوتے ہی مجھے تمام مسائل سے چھٹکارا مل جائے گا، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ سہیل جوں ہی کمرے میں آئے تو یکے بعد دیگرے 3 تھپڑ سہیل کے منہ پہ پڑے، اور پھر ہر دفعہ یہی ہونے لگا۔ اس وقت مجھے خود سے زیادہ سہیل پہ ترس آ رہا تھا۔ اگلی صبح پیر صاحب خود تشریف لائے اور یہ تمام باتیں سن کر سوچ میں ڈوب گئے، اور پھر اگلے دن آنے کا کہہ کر چلے گئے۔ اگلے دن وہ آئے تو ان کے ساتھ ایک اور پیر صاحب تھے اور ساتھ میں گاؤں کے کچھ مرد بھی تھے۔ پیر جی نے مجھے کہا کہ بیٹا 5 وقت کی نماز ادا کیا کرو، مگر 5 وقت کی تو کیا، میں 1 وقت کی بھی نماز ادا نہیں کر پاتی تھی، ہفتے بھر نہاتی نہ تھی۔ اس دن پیر صاحب نے بہت مشکل سے مگر اس سائے کو قابو کر ہی لیا، اور انہوں نے اسے مجھے چھوڑنے کے لیے کہا، مگر وہ نہ مانا اور پھر اپنی اصلی شکل میں آ گیا۔ لمبے لمبے بکھرے ہوئے بال، بدنما چہرہ، بڑے بڑے دانت، جسے دیکھتے ہی کراہیت محسوس ہو رہی تھی۔ پھر پیر صاحب نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا، میں نے اسے بچپن میں دیکھا تھا عید کے دن، اور تب سے اسے میں اپنا سمجھتا ہوں، اور یہ بھی مجھ کو اپنا سمجھتی ہے۔ تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میں اسے ساتھ لے کر جاؤں گا، اور جب تک یہ میرے ساتھ نہیں جائے گی میں بھی یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ ایک دم تیز آندھی چلنے لگی، مگر پیر جی نے شاید آج اسے ختم کرنے کی ٹھان لی تھی، اس لیے وہ اطمینان سے بولے، اوہ اچھا، تو اب جنوں کی بھی لو اسٹوری چلنے لگی ہے۔ خیر تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تو یہاں سے چلا جا، کیونکہ جائے گا تو تیرا باپ بھی، تو نہیں جانتا کہ میں کتنا خطرناک ہوں۔ انہوں نے کہا اور کچھ پڑھ کر اس پہ پھونک ماری۔ پل بھر میں وہ سایہ جل کر خاکستر ہو گیا۔ اس کی دردناک آواز سے کان پھٹنے لگے۔ زور زور سے آندھی چلی، لیکن تھوڑی دیر بعد سب کچھ تھم گیا اور مطلع صاف ہو گیا۔ پیر جی نے مجھے ایک تعویذ دیا جسے ہمیشہ میں اپنے پاس رکھتی ہوں، اور پیر جی کو دعائیں دیتے نہیں تھکتی۔ اب تو اللہ کے کرم سے میرے 2 بچے ہیں، اور دن میں 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتی ہوں، اور ہر روز سورہ یاسین کی پورے گھر میں تلاوت کرتی ہوں۔ اس کے بعد پھر کوئی ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا، اور نہ ہی مجھے اب ڈر لگتا ہے۔